सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। और तो एक जिज्ञासा आई है, महाप्रलय के समय काल गणना का आधार क्या है? काफ़ी जटिल प्रश्न है यह। काल गणना जब भी हम करते हैं तो किसी न किसी के आधार पर करते हैं, यानी काल जो है तुलनात्मक रूप से हम लोग गणना करते हैं। सूरज, पृथ्वी, चांद हैं या कई और तारे हैं, उसके आधार पर कर लेते हैं। इनका जो एक दूसरे के प्रति जो रेस्पेक्टिव जो गति है होती है, उसके आधार पर हम लोग काल गणना करते हैं। उसी तरह से किसी एटम का जो बीट है उसके आधार पर भी कर सकते हैं, तो वो एटॉमिक क्लॉक बनता है। ग्रह के अलावा जो नक्षत्र और तारे हैं, उनकी गति के आधार पर भी काल गणना हो सकती है। लेकिन जब महाप्रलय का समय आता है तो उस समय जब सर्ग का समय है तो बढ़ रहा होता है, बन रहे होते हैं, ये ब्रह्मांड बढ़ रहा होता है। और जब महाप्रलय का समय होता है तो वह सिमट रहा होता है, लीन हो रहा होता है। हालांकि उस समय भी ग्रह, नक्षत्र, तारे सब कुछ होते हैं, लेकिन वे क्रमशः लीन हो रहे होते हैं, समा रहे होते हैं एक दूसरे में। तो अब वहाँ पर काल गणना जो है वो कठिन होता जाता है, क्योंकि जिसको हम रेस्पेक्ट मानते हैं वह समा जा रहा है। तो हमें लगातार ही अपनी गणना को रेस्पेक्ट बदलते रहना पड़ेगा। जब भी हम कुछ भी तय करना चाहते हैं, किसी का संदर्भ लेना चाहते हैं, तो उस संदर्भ को हमें शिफ्ट करते रहना पड़ेगा और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यह रेस्पेक्ट हमें बदलते रहना पड़ेगा लगातार। तो इस तरीके से जब तक वह इतना लीन न हो जाए कि कुछ भी न बचे, तब तक हम संदर्भ को बदलते रहेंगे। जब प्रलय से महाप्रलय में हम पहुँचेंगे तो उस समय तो कुछ भी नहीं शेष रह जाएगा, सभी अव्यक्त हो जाएंगे। उस समय काल की गणना एक तरह से वहीं तक संभव है, उसके बाद तो संभव ही नहीं है, अव्यक्त हो गया। और जब हम स्वयं भी अव्यक्त हो जाएंगे तो फिर गणना करने वाला ही कौन रहेगा। परंतु दूसरे के संदर्भ को देख करके, कई अन्य ब्रह्मांड हैं, वहाँ के संदर्भ को देख करके और अपने संदर्भ को देख करके, वहाँ की गतियों का अनुमान लगा करके, अपने यहाँ की गतियों का अनुमान लगा करके हम अपने यहाँ का भी गणना उसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। भले हम उस वक्त न रहते हों, लेकिन जिस वक्त हम हैं उस समय के आधार पर भी हम गणना कर सकते हैं कि हम जब नहीं होंगे तो इसकी स्थिति क्या होगी। तो दूसरे ब्रह्मांडों की तुलना करके, गणना करके हम ऐसा अपने ब्रह्मांड के प्रति कर सकते हैं। और जब वह अव्यक्त हो जाएगा पूर्ण रूप से, तब तो कोई तुलना करने वाला ही नहीं रहेगा। तब हम क्या कर देंगे? तब हम यह कर सकते हैं कि जब पुनः वह जो है वापस सर्ग होना शुरू होगा, सृष्टि की रचना शुरू हो जाएगी पुनः, तो वह समय हम अपने ब्रह्मांड के समय संदर्भ से ही उस ब्रह्मांड की तुलना कर लेंगे, या उसकी जो गतियाँ है उस आधार पर हम करेंगे कि कितना जो है ये फैल रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी, और जो घट रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। तो कमोबेश जो फैलने का समय है वही सिकुड़ने का भी समय होगा, क्योंकि वही फोर्स, काउंटर फोर्स लग रहा है। फैलने के समय जो फोर्स लग रही है वही उसी का उल्टा फोर्स फिर लग रहा है सिकुड़ने के समय। तो यही होगा कि हम इसको
आधार मान करके भी उसको आधार मान लेंगे, और अब दोनों ही गतियों की तुलना होती चली जाएगी अपने ब्रह्मांड से, जो दूसरे ब्रह्मांड के संदर्भ को हम समझ लेंगे। अब जब वो अव्यक्त होगा तो हम समझ जाएंगे कि जब वह अव्यक्त हो रहा है और जब वह प्रकट हो रहा है तो इनके मध्य में क्या समय रह गया, तो उसको हम स्वयं अपने ब्रह्मांड से तुलना करके ही सोच पाएंगे। उस ब्रह्मांड की तुलना से सिर्फ गति का जो रेस्पेक्ट है उसके आधार पर ही हम एक अनुमान लगाएंगे कि इतना समय रहा तो कितने समय तक ये अव्यक्त रहेगा। जितने समय तक फोर्स पहुंचा था, जब पूरा फैल गया था, और फिर वहाँ से जब वो लौटने का समय शुरू हुआ, जब सिमटने का शुरू हुआ, लीन होने का समय शुरू हुआ, उतना ही समय तक यह भी रहेगा, यानी अव्यक्त में भी उतना ही समय तक रहेगा। तो व्यक्त के समय जब चरम सीमा पर पहुंचा और उसके बाद फिर जब सिमटना शुरू हुआ, ठीक उतना ही समय अव्यक्त हो जाएगा, अब फिर प्रकट होने लगेगा। दोनों का समय वही सेम रहेगा। कहने का मतलब है कि इधर का जो पोल है, इधर का पोल है, इन दोनों का समय सेम रहेगा। इधर से प्रकट होते हुए गया, फिर यहाँ पर एकदम चरम सीमा पर पहुँचा प्रकट होने के। अब इसके बाद यहाँ थोड़ी देर वो लगता है इसे रेस्ट किया, और फिर काउंटर फोर्स जो है ज़्यादा प्रभावी हो गया, फिर वो वहाँ से सिमटने लगा, इस तरह से लौटने लगा। तो जब फिर ये यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ पर थोड़ी देर लगेगा कि रेस्ट किया, वही अव्यक्त समय जो रेस्ट वो करता है, जब समझ में नहीं आता है प्रकट किया है, तब फिर वहाँ से वो प्रकट होगा। अब इसके बीच का जो संदर्भ होगा, समय होगा, वो उतना ही होगा जितना कि प्रकट जब किया गया था और प्रकट होते होते जब थम गया था वह, तब का जो समय है उतना समय होगा। तो ये दोनों का समय व्यक्त अव्यक्त का उतना ही होगा। तो महाप्रलय की गणना का यही आधार हमारे बन सकते हैं। इस प्रकार से ही ब्रह्मा के दिन की, ब्रह्मा के रात की, ब्रह्मा की मृत्यु की गणना की गई है शास्त्रों में, और उसके आधार पर ही इस ब्रह्मांड की काल गणना का आधार माना गया है। और ब्रह्मा का जो दिन और रात है, 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु मानी गई है, और ब्रह्मा की जो 100 वर्ष आयु मानी गई है, उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और पुनः नए ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है और नए प्रकट होते हैं, तो उसके बीच का जो थोड़ा सा गैप समय होता है, वह समय ही जो है महाप्रलय की गणना का समय होगा। और वह समय कितना होगा, जितना कि ब्रह्मा की आयु जब बढ़ती चली गई थी और पुनः जब लौटने लगे, यानी जिनका जब दिन चल रहा था और उसके बाद पुनः जब रात शुरू हुई, तो वह समय होता है। यानी एक रेस्पेक्टिव समय यही है कि पूरे इनका ब्रह्मा का एक दिन है, एक रात है। जब दिन हो गया उसके बाद फिर जो है रात हुई, तो दिन और रात का जब फिर उदय शुरू होता है और लीनता शुरू होती है, उन दोनों के बीच का मूल्य निकल जाता है, और उसी के आधार पर ही हम लोग कहते हैं कि इतना समय अव्यक्त रहेगा। तो यही है महाप्रलय की गणना का आधार और संदर्भ। ब्रह्मा का जो एक दिन है वह 1000 महायुग कहलाता है, जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष माना जाता है मानव वर्ष में। इस आधार पर हम ब्रह्मा के एक दिन के आधार पर ब्रह्मा के 365 दिन, यानी एक वर्ष हो गया, उसको 365 से गुना कर सकते हैं, और फिर उसको 100 वर्ष से, यानी फिर 100 से गुना करके पूरा हम निकाल सकते हैं कि समय कितना लगेगा। तो यह समय उनकी आयु का समय होगा।
लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ है कि फिर दूसरा जो प्रकटीकरण होगा दूसरे ब्रह्मा का, वह कितने समय का होगा, उसका गैप क्या होगा। तो यही बात मैंने बताई कि जो वापस आते हैं, यानी अव्यक्त होने के बाद जब हम उठते हैं, तो यह जो मानवीय समय है, हमारे उठने का, जागने का समय होता है, जो दिन का समय होता है, तो इसका हिस्सा हम लोग देखते हैं कि 1/3 होता है। तो वह 1/3 समय ही माना जाता है, 1/3 समय अव्यक्त रहेगा। तो हम 1/3 समय अव्यक्त मान करके तो इसको महाप्रलय का समय मान लेते हैं। तो उसका यही आधार बनता है। ओम।